सपने बड़े देखें पहले तो, अपनी सोच में सीमित ना हो किसी भी प्रकार से। बाकी फैमिलीज़ में कंसर्न था, मेरे माता-पिता में, मेरी वाइफ़ में, कभी-कभी उसके मन में सिर्फ एक्साइटमेंट। सो ये है पावर बचपन की, या ये है पावर बच्चों की, कि वो किसी भी नई चीज़ को लेके वो एक्साइटेड होते हैं। तो यही है क्या और उसके यूजेस क्या है। पेरेंट्स को भी थोड़ा कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा। उनको भी थोड़ा बच्चों को एक्सप्लोर करने की छूट देनी पड़ेगी। उनको मन में भी ये होना चाहिए कि हाँ, ये भी पॉसिबल है, ये भी सिक्योर है। और पेरेंट्स के मन में जो सोच होती है, जो लिमिटेशन होती है, वो बच्चों पे आ जाती है। शुभांशु शुक्ला, नाम तो सुना ही होगा, भारतीय अंतरिक्ष यात्री। उन्होंने बच्चों से क्या अपील की, उन्होंने उन पेरेंट्स से क्या कहा, उन बच्चों से क्या कहा जो अपने आप को एस्ट्रोनॉट बनते हुए देखना चाहते हैं। उनको किस तरह की चीजें अमल में लानी चाहिए, एआई की भूमिका को लेकर क्या कहा शुभांशु शुक्ला ने, बच्चों से मुखातिब हुए तो किस तरह की परिचर्चा हुई। जब वो अंतरिक्ष में जा रहे थे तो उनका 6 साल का जो बच्चा है वो उनसे क्या कह रहा था, ये तमाम चीजें आप सुनेंगे इस वीडियो में शुभांशु शुक्ला की जुबानी, जो अभी हाल ही में बच्चों से मुखातिब हुए, बच्चों से बातचीत कर रहे थे और तब कुछ हमारे सवालों का भी जवाब उन्होंने दिया। अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री के बारे में क्या बोले शुभांशु शुक्ला। But I would like to share a story which is not from space. Of her story which is not from space. Today she stands as the record holder of maximum days in space, most experienced American astronaut. But when she was, a candidate and not yet an astronaut, I would like to tell you that she applied 9 times before she was finally selected as an astronaut. So she was rejected 9 times, before she finally made it to an astronaut. And that is what life has in store for you. And that is the power of persistence. That is the power of never giving up, which is what I would like to share with kids also, to understand that if you decide, you decide that you will not give up and you will keep at it, success is assured. In what form, in what date, we don't know, but it is assured. So that is a message I would like to take from her story. I think it was very powerful for me. एआई से डरने की जरूरत नहीं, उसको समझने की जरूरत है। मुझे लगता है किसी भी चीज़ को लेके डर तब होता है जब हम उस चीज़ को बहुत अच्छे से समझते नहीं हैं। जब हम उस चीज़ को हर उसका पहलू नहीं जानते या नहीं समझते, तो हमें डर लगता है, तो मुझे लगता है पहला स्टेप तो ये है कि हमें ये समझना होगा कि एआई को हम जब बात करते हैं तो एआई है क्या और उसके यूजेस क्या है। स्पेस के क्षेत्र में, चूँकि आपने सवाल वहाँ के बारे में पूछा है, तो स्पेस स्टेशन जब बनना शुरू हुआ था, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जब बनना शुरू हुआ था 1998 में, उस समय एआई और रोबोटिक्स की जिस तरह का आज एक्सपोजर है, क्रेज़ है, उस समय नहीं था। तो स्पेस स्टेशन की डिज़ाइन में इंटीग्रेटेड नहीं है, लेकिन आज बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जिसमें बढ़ चढ़ के एआई का यूज़ किया जा रहा है। तो एक बड़ी फ़िलॉसफ़ी है जो हमें समझनी चाहिए कि एआई एक बहुत अच्छा टूल है, जो हमारे नॉर्मल रूटीन ऑपरेशंस में हमारी बहुत मदद करता है। लेकिन जो भी क्रिटिकल सेक्टर्स हैं, जैसे हेल्थ केयर हो गया या स्पेस फ्लाइट हो गई, जिनमें जो रिस्क है वो बहुत बड़ा है, वहाँ पे जब हम एआई का उपयोग करेंगे या एआई का यूज़ करेंगे, तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। हमें बहुत समझदारी से इसका यूज़ करना है, क्योंकि इट हैज़ टू बी अ मिक्स। जब बहुत बिग टिकट डिसीजंस लेने हैं, तब ह्यूमन ओवरसाइट अभी भी बहुत ज़रूरी है। तो मुझे लगता है कि अगर हम इसको बहुत अच्छे से समझेंगे और एक इंटीग्रेटेड वे में इसको यूज़ करेंगे, तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा और बहुत ही यूज़फुल टूल होने वाला है, इवन इन स्पेस एक्सप्लोरेशन। क्या आपने सोचा था बचपन में एक दुनिया के अलावा दूसरी दुनिया होती है? मैंने नहीं सोचा था कि मैं कभी एस्ट्रोनॉट बनूंगा, और उसका कारण कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये है कि हमारे पहले भारतीय विंग कमांडर राकेश शर्मा जो अंतरिक्ष में गए थे, 1984 में वो गए थे। और हम, मतलब मैं भी उस समय बच्चा था, मैंने भी उनके बारे में पढ़ा है, उनका नाम याद किया है अपनी जीके की पुस्तकों में, और उनकी जो उन्होंने किया था स्पेस में वो देखा है और सुना है। और फैसिनेटिंग बहुत था, बहुत एक्साइटमेंट था कि ये कैसे होता है, कैसी चीज़ें होती है। लेकिन एस्ट्रोनॉट बनने का सपना कभी मन में नहीं आया, क्योंकि शायद हमारे देश में प्रोग्राम ही नहीं था, तरीका ही नहीं था एस्ट्रोनॉट बनने का। तो ये अब बदल गया है। अंतरिक्ष यात्री बनने के बारे में क्या बोले शुभांशु शुक्ला। आज के भारत में जब मेरा मिशन हुआ है, जब बच्चों से अभी जो बात हुई और वो पूछते हैं कि हम एस्ट्रोनॉट कैसे बने, तो उनको केवल एक रास्ता बताना नहीं है, वो रास्ता अवेलेबल भी है। अब इस देश में एस्ट्रोनॉट जैसा प्रोफेशन है, आप बन सकते हैं। और सिर्फ एस्ट्रोनॉट ही नहीं, मैं तो ये कहूँगा कि ये जो जर्नी है इसमें बहुत सारे लोग लगेंगे, इंजीनियर्स हैं, रिसर्चर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, ये सब लगेंगे हमें वहाँ तक पहुँचने के लिए। बट पेरेंट्स को, चूंकि आप मैसेज पेरेंट्स के लिए पूछ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि पेरेंट्स को भी थोड़ा कॉन्फिडेंट होना पड़े।
उनको भी थोड़ा बच्चों को एक्सप्लोर करने की छूट देनी पड़ेगी। उनको मन में भी ये होना चाहिए कि हाँ, ये भी पॉसिबल है, ये भी सिक्योर है, ये भी बच्चों के लिए अच्छा है और उनको ये करने दिया जाए। बिकॉज़ कई बार होता है कि पेरेंट्स के मन में जो सोच होती है, जो लिमिटेशन होती है, वो बच्चों पे आ जाती है। अगर हम बच्चों को छोड़ दें तो वो तो पता नहीं क्या करेंगे। उनका तो दे आर वेरी क्रिएटिव, दे आर वेरी ओपन फॉर एनी आइडियाज़। सो आई थिंक दिस ओपननेस और एक्सेप्टेंस ऑफ ऑल्टरनेट करियर्स जो हमारे देश में अब अवेलेबल हैं और जो आगे बढ़ते हुए और भी होंगे, वो पेरेंट्स को भी थोड़ा समझनी होगी और बच्चों को इन डिफरेंट फील्ड्स में जाने के लिए प्रोत्साहित करना। तो ये दोनों की एजुकेशन इसमें ज़रूरी है, मुझे लगता है बच्चों की ही नहीं, पेरेंट्स की भी, टू इनेबल दिस फॉर द फ्यूचर। थैंक यू। अंतरिक्ष में जाने से पहले बच्चे ने क्या बोला? जी बिल्कुल, मेरा बेटा है, 6 साल का है अभी वो, ही इज़ वेरी यंग। और जब मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग का कहानी है कि जब आप स्पेस जाने से पहले आप 2 हफ्ते क्वारंटीन में रहते, मतलब आपको किसी से मिलने नहीं दिया जाता, सो दैट आपको इन्फेक्शन लेके ना जाए वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे सेम एयर इज़ देयर, तो सबको हो जाएगा अगर आप लेके जाएंगे। तो हम क्वारंटीन में थे और ऐसा हुआ कि हमारे मिशन में, एग्जाम 4 मिशन में, किसी कारणवश क्वारंटीन स्लिप होता गया, तो हम टोटल 14 की जगह 32 दिन क्वारंटीन में थे। और बच्चों, आप अपनी फैमिली से मिल सकते हैं बट उतनी दूरी से, जितनी दूरी पे ये हमारे कैमरामैन खड़े हैं, करीब 8 मीटर मिनिमम डिस्टेंस है, इसके पास आप नहीं आ सकते बिकॉज ऑफ सेम रीजन। तो उसको समझाया गया था कि आप पापा से नहीं मिल सकते हैं क्योंकि आपके हाथ में जर्म्स हैं, तो आप छू नहीं सकते उनको। तो वो हर बार जब भी मुझसे मिलने आता था तो पहली चीज़ यही पूछता था कि मैं हाथ धो सकता हूँ क्या, हाथ धोने के बाद क्या मैं आपके पास रखता हूँ। तो एक्साइटमेंट तो होता है बच्चों को, उसको भी सब चीज़ें पता चल गई थी, सारी चीज़ें मालूम थी कि स्पेस में कैसे जाते हैं, कैसे लॉन्च होता है, क्या होता है। एंड आई थिंक बट दिस इज़ व्हाट आई एम सेइंग, दे हम सोचते हैं, बाकी फैमिलीज़ में कंसर्न था, मेरे माता पिता में, मेरी वाइफ में, कभी कभी उसके मन में सिर्फ एक्साइटमेंट था। सो ये है पावर बचपन की, या ये है पावर बच्चों की, कि वो किसी भी नई चीज़ को लेके वो एक्साइटेड होते हैं, डरते नहीं है। वो डर उनके अंदर हमारे थ्रू जाता है, जिस चीज़ को लेके हम डरते हैं फिर वो बच्चे अडॉप्ट कर लेते हैं। तो मुझे लगता है कि हमें भी कहीं ना कहीं एक्साइटमेंट दिखाना पड़ेगा। बच्चे हैं एक्साइटेड, उनको छोड़ना पड़ेगा, उनको एक्सप्लोर करने की इजाज़त देनी पड़ेगी और अपने आप ही वो पहुंच जाएंगे जहां उन्हें जाना है। क्या शुरुआती शिक्षा में स्पेस एजुकेशन महत्वपूर्ण है? मुझे लगता है कि जितना हम इसके बारे में सोचेंगे उतना समझेंगे कि कैसे होना चाहिए। या एक बच्चों के साथ इंटरेक्शन में भी मैंने अभी यही कहा कि आ, कुछ जो थोड़ा हम पढ़ते हैं, जिस तरह से हम क्लास में पढ़ते हैं और फिर एग्ज़ाम होता है, हम उसमें जाके आंसर लिख देते हैं और फिर भूल जाते हैं, वो याद नहीं रहता क्योंकि उसका कोई एंड रिजल्ट नहीं है। और जब आप खुद कुछ हाथ से करते हैं, जब आप उसी नॉलेज को यूज़ करके कुछ क्रिएट करते हैं, तो उसका एक बहुत अलग इम्पैक्ट होता है। तो ये डेफिनेटली थॉट प्रोसेस है, इस पे चर्चा भी हो रही है कि कैसे इसको इंटीग्रेट किया जाए और कैसे इसको आगे बढ़ाया जाए। और जितने भी पॉलिसी मेकर्स हैं जो अभी गवर्नमेंट में बैठे हैं, वो भी इन चीज़ों को समझते हैं और इसको चेंज करना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं एक पहल हुई है हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू कि चेंजेस हैव कम, और आगे भी ये आएंगे। तो मुझे लगता है कि प्रॉब्लम इज़ वेरी वेल अंडरस्टूड, बट चूंकि हमारा स्केल इतना बड़ा है, 25 से 30 करोड़ बच्चे हैं हमारे जो स्कूल जाते हैं, तो उन सब तक ये चीज़ पहुंचाना और इसको इम्प्लीमेंट करना ये बहुत बड़ा चैलेंज है। तो उस पर काम हो रहा है, बट आपका जो सवाल है वो बहुत ही अच्छा है और उसके ऊपर काम भी हो रहा है और जल्द ही ये चीज़ें इम्प्लीमेंट भी होगी। वायुसेना के चीफ ने शुभांशु शुक्ल से क्या कहा? मिशन से जाने से जस्ट पहले, 2 दिन पहले मेरी उनसे बात हुई, इंटरव्यू पे हुई। और एक गुरु की तरह मैंने सब कुछ सीखा है वो इंडियन एयरफोर्स के थ्रू ही सीखा है। वहीं पे मैं गया और वहीं पे मैंने सारी, जो मेरा कैरेक्टर डेवलपमेंट हुआ है सारा वहीं हुआ है। तो एक गुरु की तरह उनसे बात हुई और बहुत ही काफ़ी चीज़ें चलती हैं आपके मन में मिशन के पहले, बहुत सारी, क्योंकि एंग्जाइटी भी होती है, थोड़ी सी नर्वसनेस भी होती है, थोड़ा इतने सारे एस्पेक्ट्स हैं जो आप सोच रहे होते हैं। पर उनसे वो बात करने के बाद, आधे घंटे के बाद, वो चीज़ें जब मैंने डिस्कस की उनसे, कुछ पर्सनल लेवल पे भी, बट मन बिल्कुल मेरा शांत हो गया था, क्योंकि ये चीज़ें हम समझते हैं, एयरफोर्स में समझते हैं। और अच्छा होता है कि कोई जो इन चीज़ों को समझता है, जब आप उनसे बात करते हैं तो आपकी लैंग्वेज बदल जाती है, वो चीज़ें बदल जाती हैं जिस तरह से वो बताते हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा था मेरे लिए पर्सनली, बहुत ही कामिंग एक्सपीरियंस था उनसे बात करना, उनके सुझाव जो उन्होंने दिए उनको फॉलो करना। तो वो बहुत ही अच्छा था। अंतरिक्ष से भी मेरी एक बार उनसे बात हुई थी, तो वहाँ से भी मुझे बहुत ही अच्छा लगा उनसे जब बात हुई। और वापस आने के बाद डेफिनेटली जब हम मिले, तो पहले तो उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेट किया सक्सेसफुल मिशन के लिए, और उसके बाद यही कहा कि अब इस मिशन के द्वारा हमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को प्रोत्साहित करना है और उनका मनोबल बढ़ाना है कि ये अचीवेबल है और ये हम कर सकते हैं। तो यही उनका भी मैसेज था, जो मुझे कई जगह से बाकी भी जो देश के लीडर, उन्होंने भी ऐसे ही मैसेज दिया कि ये हमारा काम है अभी जो करना है। ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर भारत कहाँ है?
भारत की दुनिया के प्लेटफॉर्म पे, ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे जब मेरी ट्रेनिंग भी हुई और मैं दुनिया भर में घूमा हूँ, मुझे लगता है कि बहुत अच्छी रिस्पेक्ट है भारत की। और इसका श्रेय काफ़ी हद तक क्या बल्कि बोलूँगा कि इसका श्रेय इसरो को जाता है, जो कि जिन्होंने इतने सक्सेसफुल मिशन हमारे देश के बिहाफ पे हमारे लिए किए हैं। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही स्ट्रांग पोजीशन है हमारी कंट्री की ग्लोबली, अगर लोग देखना चाहें तो। लेकिन हमने जो अपने लिए नक्शे निर्धारित किए हैं, जैसे गगनयान हो गया या भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन हो गया या फिर मून पर किसी इंडियन की लैंडिंग 2040 तक, ये बहुत बड़े बड़े टास्क हैं, बहुत बड़े गोल हैं और ये हमें अचीव करना है। तो इसको अचीव करने में पूरे देश के रिसोर्स लगे। ये जो बच्चे बैठे हैं यही कल को बड़े होके इसमें कंट्रीब्यूट करेंगे। ब्रिलियंट माइंड्स हैं, इनको अगर फ्रीडम दी जाएगी तो यही सोल्यूशंस लेके आएंगे हमारे लिए, प्रॉब्लम्स के लिए। तो मुझे लगता है कि इन मिशंस को यूज़ करके हमें पूरा एक नेशन बिल्डिंग का एक कॉन्सेप्ट है, वो हमें उस इन मिशंस को हमें उस एंगल से देखना चाहिए, नॉट जस्ट एज अ टेक्निकल एकम्प्लिशमेंट कि हम स्पेस स्टेशन बन गया या फिर हम मून पे पहुंच गए। बट उसका जो एंड रिजल्ट है, जो ऑब्जेक्टिव है, दैट शुड बी एंटायर नेशन बिल्डिंग इवन ड्यूरिंग द प्रोसेस, जब हम बना रहे हैं और जब फाइनली अकम्प्लिश भी करेंगे तब भी। तो मुझे लगता है उसी डायरेक्शन में काम हो रहा है एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ इट एंड आई थिंक वी विल बी सक्सेसफुल। थैंक यू। भारत की तरह अंतरिक्ष में भी क्लाइमेट चेंज होता है? सी, ऊपर तो कोई क्लाइमेट है नहीं वहाँ पे, जो स्पेस में तो देयर इज़ नो एटमॉस्फेयर, कुछ है नहीं वहाँ पे। लेकिन डिफरेंसेस बहुत सारे हैं। जब राकेश सर गए थे 1984 में, जब वो गए थे तो वो सैल्यूट 7 जो स्टेशन था उसमें गए थे। सैल्यूट 7 प्रीकर्सर था, जो सैल्यूट सीरीज़ के बाद में मीर स्टेशन बना, जो कि एक मॉड्यूलर स्टेशन था। मीर बेसिस बना इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की, वहाँ से जो लेसन्स लर्न हुए उसके बाद इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बना। तो वो बहुत अलग तरीके का स्टेशन था, काफ़ी छोटा था साइज़ में एज़ कम्पेयर टू ISS, और बहुत अलग तरह के इक्विपमेंट थे, बहुत अलग तरह की चीज़ें थी। लेकिन जो आपने क्लाइमेट चेंज की बात की, वो तो जब से हमने ऑब्जर्व करना शुरू किया है सैटेलाइट के थ्रू या फिर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के थ्रू, तो वो जो डेटा है वो इरिफ्यूटेबल है, वो आपके सामने है, अवेलेबल है कि इट इज़ देयर। चेंजेस हैपन, चेंजेस हो रहे हैं ग्रेजुअली। इट इज़ सिम्टम्स जो हम देख रहे हैं वो देखने को मिल रहे हैं, तो वो ज़रूर है। तो मुझे ऐसा कोई कंपैरेटिव एनालिसिस तो मेरे पास नहीं है कि उनके पास क्या डेटा रहा होगा, लेकिन हाँ, ओवर द ईयर्स हमारे पास स्पेस से जो हमने ऑब्जर्व किया है उसका डेफिनेटली डेटा है, उसकी कंपैरेटिव एनालिसिस अवेलेबल है कि जो हमें बताती हैं कि दिस इज़ अ रियल थिंग एंड दिस नीड्स टू बी एड्रेस। उपग्रहों से अंतरिक्ष कितना भरा हुआ दिखता है? इट इज़ क्राउडेड, सी द नंबर स्पीक, वी नो द नंबर सिटिंग हियर ऑन अर्थ, है ना, हमें पता नहीं चलता है। लेकिन जब हम स्पेस में रहते हैं तो जो इंटरवीनिंग स्पेस है फ्रॉम 400 किलोमीटर्स जो ISS है, और जब आप वापस आते हैं फेजिंग के टाइम पे क्रू ड्रैगन में, तब आपको बहुत सारी स्टारलिंक सैटेलाइट्स दिखती हैं। मतलब विंडो से दे कीप पासिंग बाय, वो निकलती रहती हैं एंड यू सी देम, मतलब दे आर विजिबल। सो आई थिंक दिस वुड डेफिनेटली बी अ बिग चेंज फ्रॉम व्हेन राकेश सर हैड गॉन इन 1984, बिकॉज उस समय इतना नहीं था, बहुत ही लिमिटेड ऑब्जेक्ट्स थे स्पेस में। अब काफ़ी ज़्यादा हैं, तो यू सी satellites passing by your capsule when you are coming back, at lower altitudes than 400 kilometers is very visible. Thank you. 2025 में स्पेस की सफलता देखी, और आने वाले कुछ सालों में भारत को कहां तक देखते हैं? हमारा जो मिशन गगनयान है वो एक्टिवली इसरो परस्यू कर रहा है, हम लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, और उसमें हम एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में भेज के सेफली रिकवर करने का हमारा प्लान है। और साथ ही साथ में भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन पे भी काम हो रहा है, जो कि हमारा स्पेस स्टेशन होगा जिस पे हम साइंस करेंगे। जैसे मेरा मिशन था इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे जाने का और वापस आने का, लेकिन हमारा जो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन होगा वो हमारा खुद का स्टेशन होगा, और उसका टाइम जो भी होगा वो हमारे पास होगा, हम उसमें साइंस कर पाएंगे। तो ये बड़े बड़े मिशंस प्लान्ड है, और हमारे बच्चे जो हैं, जो यूथ है, ये उन्हीं के लिए है, उन्हीं का फ्यूचर है, जो वही बच्चे हैं जो ये इनेबल करेंगे। तो अगर आप मुझे बोलेंगे मैसेज देने के लिए, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं उनको बोलना चाहूँगा कि आप किस तरह से अपने को प्लान करें, लेकिन अगर सिर्फ 2 ही चीज़ें बोलूँ तो पहली चीज़ ये है कि मैं उनको बोलूँगा कि सपने बड़े देखें। पहले तो अपनी सोच में सीमित ना हो किसी भी प्रकार से। मतलब सबसे पहला स्टेप यही है कि उनको ऐसा सोचना है कि वो जो भी करेंगे वो वर्ल्ड का बेस्ट काम करेंगे, मतलब जिस भी फील्ड में हो। पहले तो यहाँ तक पहुँचना है अपने मन में, और उसके बाद एक बार वहाँ पहुँच गए देन दे हैव टू जस्ट फील कि छोड़ना नहीं है उसको। फिर आपको किसी भी तरीके से लगे रहिए, चाहे आज सक्सेस मिले, चाहे कल सक्सेस मिले, चाहे परसों मिले, वो नहीं पता, लेकिन अगर आप उसे छोड़ेंगे नहीं तो आप ज़रूर वहाँ तक पहुँचेंगे, और वो सक्सेसफुल होंगे जिस भी फील्ड में, जहाँ भी, जिस भी डायरेक्शन में, एंड वो आप अचीव करेंगे, और वही आपको गौरवशाली क्षण को देखने का मौका मिलेगा। जो कि ड्योक्रेसी का प्लेटफॉर्म है,
वो बच्चों को केंद्र में रखकर पेरेंट्स के लिए कंटेंट बनाता है। तो इस प्लेटफॉर्म को भी सब्सक्राइब जरूर करें और पुराने कंटेंट को भी देखें। आपके मतलब के बहुत सारे वीडियो जिसमें लगेंगे।